हेलो 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 हेलो। बच्चों लोग आवाज आ रही है मेरी? गुड Yes, इवनिंग sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good Good evening. evening, sir. गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. Good evening, sir. बेटा आवाज आ रही है सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. मुझे क्यों नहीं आ रही? वेट, एक मिनट। हेलो, Yes, sir. आई एम ऑडिबल बेटा? सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, ओके sir. ओके। चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेट हो गया Good evening, आज sir. कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो भाई आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। चलिए, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है आपके बायोलॉजी के। और सबसे पहले जो हम ये हेरिडिटी जो वर्ड है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरी की पूरी जो जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट आप लोगों का, ये जेनेटिक्स के अंदर आता है। मतलब हम इसमें जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। अब जेनेटिक जो वर्ड आया, इसका मतलब हम यहाँ पे जो डील करेंगे वो कहीं ना कहीं जीन्स या क्रोमोसोम्स, इनमें चेंजेस कैसे होते हैं या इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग डील करेंगे, हाँ, उतना नहीं कि हम प्रॉपर प्रॉपर यहाँ जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो सब नहीं। लेकिन हाँ, जेनेटिक्स में हम मॉलिक्यूलर लेवल पे तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जितनी भी जो जेनेटिक्स के अंदर चीजें आती हैं, जैसे कि हम बात करें हेरिडिटी के बारे में, या फिर हम बात करें वेरिएशंस के बारे में, जो पूरा का पूरा मिलके जेनेटिक्स को बनाता है, तो उनके बारे में हम यहाँ कंप्लीटली जो है इसमें डील करने वाले हैं। और कौन कौन से साइंटिस्ट थे या रिसर्चर्स थे या प्रोफेसर्स थे जिन्होंने जेनेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या जेनेटिक्स को समझने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी जेनेटिक्स की, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब हम जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो जेनेटिक्स के अंदर हम डील करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि दैट इज अ डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस।
अब दो चीजें आती हैं यहाँ पे। एक वर्ड जो निकल के आया है वो है हेरिडिटी। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन होना कैरेक्टरिस्टिक्स का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा मानिए कि ये कोई जनरेशन 1 है और ये कोई जनरेशन 2 है। सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होते हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? कोई बताएगा मुझे, कैरेक्टर्स और सर ट्रेट्स? कैरेक्टर्स के डिफरेंट फॉर्म को ही हम ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे जैसे सर हाइट है तो शॉर्ट और टॉल उसके ट्रेड हो जाएंगे। करेक्ट। तो ट्रांसमिशन होना किसी भी चीज का या तो कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो ट्रेट्स हो सकते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, अब जैसे हमारे पास हाइट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हाइट जो है वो किसी इंडिविजुअल की टॉल भी हो सकती है या फिर वो शॉर्ट भी हो सकती है या ड्वार्फ भी हो सकती है। कुछ उसी तरीके से जैसे हम बात करें कि कलर है, अब कलर कैसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कलर जो है वो ब्लैक भी हो सकता है, कलर जो है वो वाइट भी हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ट्रेट्स को। और कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिकली वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे शेप का भी। तो शेप भी जो है, अब शेप कैसी भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकता है कि कोई गोल हो, कोई हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो, कोई स्क्वायर हो, कैसी भी शेप हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल कोई चीज रेक्टेंगुलर है, फॉर एग्जांपल कोई स्क्वायर है हमारे पास, या फिर कोई सर्कल है, कुछ भी हो सकती है जो शेप हमारे पास देखने को मिल सकती है। राउंड हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है, एक्स वाई जी कैसी भी शेप जो है वो देखने को मिल सकती है। तो हेरिडिटी मीन्स सिंपल द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना। ये सिंपल हमें हेरिडिटी के बारे में बताता है। जबकि जो वेरिएशन वर्ड है, अब वेरिएशन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो चीजें वेरी करें। ठीक है जी, वेरिएशन का मतलब अगर एक वर्ड में बोलूं तो डिफरेंसेस उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। डिफरेंसेस जो होते हैं, अब डिफरेंसेस किस में हो सकते हैं? सेम वही डिफरेंसेस भी हमें यहां किसी कैरेक्टर में या फिर किसी ट्रेट में देखने को मिलेंगे। किसी कैरेक्टर में या फिर किसी ट्रेट में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। किसके बीच में? क्या वो किसी जनरेशन के बीच में? हाँ बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंसेस जो हैं कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स के बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इनमें हमें ये डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं और यही चीज वेरिएशन भी कहलाती है। हम सभी जो हैं लगभग लगभग एक दूसरे के जैसे ही तो हैं भाई। सबका जहां पे हेड रीजन होना चाहिए वहीं पे सबका हेड रीजन है। जिसके जहां पे बॉडी होनी चाहिए उसकी बॉडी वहीं पे है। जिसके जहां पे हाथ होने चाहिए उसके हाथ वहीं पे हैं। जिस तरीके से पैर होने चाहिए उसके पैर भी वैसे ही हैं। लेकिन और सभी की लगभग हमें दो आईज, उसी तरीके से नोज, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें वैसी ही देखने को मिलती हैं, सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इस बात का जवाब भी जो है हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो डिफरेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में या ट्रेट्स में, पेरेंट्स या फिर ऑफस्प्रिंग के बीच में, इसे हम वेरिएशंस का नाम देते हैं। अब वेरिएशंस के भी कई टाइप्स होते हैं। वेरिएशंस के अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। अब उनके बारे में जरा बात करते हैं। ठीक है जी, वेरिएशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? चलिए, जैसे कि कुछ होती हैं जो वेरिएशंस हमारे सोमैटिक सेल्स में हो। ठीक है, सोमैटिक सेल्स या उनको हम सोमैटिक वेरिएशंस का नाम भी देते हैं। सोमैटिक वेरिएशन,
किसी ने सुना है कभी वर्ड सोमैटिक वर्ड? सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, या उसके अलावा एक वर्ड आता है गैमेटिक वेरिएशन, गैमेटिक वेरिएशन। क्या आप इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस जानते हैं? Yes, sir. हाँ जी, सोमैटिक वर्ड और गैमेटिक वर्ड। जब हम गैमेटिक वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ डेफिनेटली गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो हम सोमैटिक वर्ड यूज करते हैं तो सोमैटिक का मतलब है कि यहाँ गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगी। ये वो वेरिएशंस होती हैं जो हमें देखने को मिले हमारी बॉडी सेल्स में, यानी कि यहाँ पे गैमेट्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सो वी कैन से दैट कि जो सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं दे टेक्स प्लेस इन सर जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में होती है, ऑटोसोम्स जिसको हम बोलते हैं, यस सर, दे टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल्स। ठीक है, तो अगर ये बॉडी सेल्स में हो रही हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए क्या पॉइंट बोलेंगे कि दे टेक्स प्लेस इन द, Gametic cells. या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, सो दे टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है जी। अब सोमैटिक वेरिएशंस जो होती हैं, देखिए जो भी हमें हमारे पेरेंट से कैरेक्टर्स मिलते हैं, या फिर मैं कहूं कि जो भी कैरेक्टर्स या जो भी ट्रेट्स किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो कौन सी सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं? वो सेक्स सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वो सेक्स सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो इसका मतलब हमें जो भी सोमैटिक वेरिएशन किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है वो इनहेरिटेड नहीं होगी और ना ही ट्रांसमिट होगी। वी कैन से दैट ना, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो वेरिएशंस हैं हमारे वो कहां पे छुपी होती हैं, जो वेरिएशंस हमारे पास ट्रांसफर होती हैं गैमेटिक वेरिएशन, वो सेक्स सेल्स के थ्रू होती हैं। तो यानी कि जो सोमैटिक वेरिएशंस हुई दे नाइदर इनहेरिटेड इट neither inherited nor transmitted, nor transmitted। अब ना तो ये इनहेरिटेड होती हैं और ना ही ये ट्रांसमिट होती हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं या जो सोमैटिक सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो इस हेरिडिटी में अपना रोल प्ले नहीं करती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो हमारी गैमेटिक वेरिएशंस आती हैं या फिर जो सेक्स सेल्स के थ्रू जो आती हैं ये इनहेरिटेड होती हैं। दीज आर इनहेरिटेड as well as transmitted, as well as transmitted। ठीक है जी। अच्छा, जब हमारी ये सारी, इसका मतलब ये जो वेरिएशन है इस एनवायरमेंट में आने के बाद मिली है, बाय बर्थ हमें देखने को नहीं मिली है, बाय बर्थ हमारी बॉडी में नहीं आई है, तो इसको हम इसलिए, या जो भी ये जो ट्रेड्स बने हैं, जो भी ये जो कैरेक्टर्स बने हैं, इनको हम, या सोमैटिक वेरिएशंस को हम एक्वायर्ड ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक्वायर्ड ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये वाले जो ट्रेड्स होते हैं हमारे गैमेटिक वेरिएशन वाले, इन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दीज आर इनहेरिटेड ट्रेड्स। क्या कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है इनके कि एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से हो सकते हैं और इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से हो सकते हैं? क्या कोई एग्जाम्पल शेयर करेगा मेरे साथ? हाँ जी, एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर हैबिट्स। हैबिट्स, अच्छा, और अच्छा, जो हाइट होती है, हाइट किस में आएगी?
हाइट जो है वो सर किसमें, इनहेरिट। इनहेरिटेड में आएगी ना, यानी कि वो यस सर। ट्रांसफर हो सकती है। और स्किन का अगर मैं कलर के बारे में बात करूं किसी के, तो स्किन का कलर किस में आएगा, वो भी तो कहीं ना कहीं इनहेरिट। एक इनहेरिटेड में आएगा ना। और अगर आई मैं बोलूं कलर। आई कलर हो गया जैसे, बहुत बढ़िया। और ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, वेरी गुड, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओके। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लीजिए कि मेरे पास एक चूहा है और मैंने उस चूहे की टेल को कट कर दिया। मेरे पास एक चूहा है और मैंने उस चूहे की जो टेल थी उसकी टेल को कट कर दिया। और ये कट करने के बाद मैं इस चूहे का जो है, या मैं इसके जो है गैमेट्स ट्रांसफर करवाता हूं किसी दूसरे एक चूहे के साथ मिलके, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो नेक्स्ट जनरेशन इसकी आएगी, क्या उसके अंदर टेल आएगी या नहीं आएगी? सर आएगी। सर आनी टेल चाहिए। आएगी, आनी सर चाहिए, आएगी। कॉन्फिडेंट नहीं है, आनी सर चाहिए। आएगी। आएगी टेल, क्यों आएगी यस टेल? सर, क्योंकि वो बाय बर्थ नहीं थी उसकी टेल मिसिंग, हमने काटी थी। हमने कट की है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि सर टेल का, एक्वायर्ड ट्रेड। हाँ, क्योंकि टेल का उसके सेक्स सेल से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई एक इंडिविजुअल है जैसे, अब उसको स्विमिंग आती है, तो ये थोड़ी है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी स्विमिंग आती होगी। या अगर उसको ड्राइविंग करनी आती है, तो ये थोड़ी है कि उसको भी ड्राइविंग करनी आती होगी, नहीं आती होगी ना। तो यानी यस। कि ये सारे के सारे ट्रेड जो हैं ये एक्वायर्ड ट्रेड में आ जाएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आप इन एक्वायर्ड ट्रेड्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोरिंग ऑफ पिना हुआ, या कटिंग ऑफ टेल हुई, ठीक है, कटिंग ऑफ टेल का हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। कटिंग ऑफ टेल, आप बोल सर सकते हो। इनहेरिट तो हम बहुत कम चीजें करते हैं, एक्वायर्ड ही करते हैं ज्यादा, 90% से ज्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन काफी होती हैं दोनों, क्या इनहेरिटेड भी और एक्वायर्ड भी। एक्वायर्ड तो काफी सारी होती हैं वैसे, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स की दो हमें तरह से वेरिएशंस देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन की चलो इंपॉर्टेंस की बात तो हम लोग अभी आगे करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे अब आता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, accumulation of variation during reproduction। अब इससे हम क्या समझते हैं, इस बात से हम लोग क्या समझते हैं कि वेरिएशंस का एक्यूमुलेट होना रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। अब दो तरीके से हो सकती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी हम दो तरीके से बात करते हैं। जैसे हम लोग डील करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और एक तरफ हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि सर एसेक्सुअल में तो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा होती नहीं, तो वेरिएशन भी यानी कि अलग होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन अलग होगी। तो दोनों ही कंडीशंस में वेरिएशन जो है वो वेरी कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल लेवल पे जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन जो है वो लोअर होंगी। सर वेरिएशंस, ज्यादातर इनहेरिटेड होता है। हाँ, ज्यादातर इनहेरिटेड होता है, ये बात हमारे से इससे प्रूव भी होती। और सेक्सुअल में हमें जो वेरिएशन है वो कैसी देखने को मिलती है, ज्यादा। ज्यादा देखने को मिलती है। तो सर हाँ सर बेटा, सेक्सुअल वाले में इसलिए ज्यादा होती है ना सर, क्योंकि 90% जो होता है हम्म, वो एक्वायर्ड होता है, यानी वो हम मतलब सोसाइटी पे बेस्ड होके। करेक्ट। वी कैन ऑल्सो से दैट ना कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट गैमेट, we can also say that due to the involvement of different types of gametes। भाई मेल और फीमेल गैमेट्स की दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना,
तो अलग अलग टाइप की जब गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रही है, तो यानी कि वेरिएशन भी तो ज्यादा देखने को मिलेगी। बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। Yes, sir. तो अगर मैं Yes. आपको बोलूं कि एक जगह कोई ऐसा प्लांट है, जो हम एक जगह कहीं ऐसी जगह चले जाएं जो मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या एसेक्सुअल मेथड से कोई प्लांट जो है वो बन रहा है, और दूसरी जगह मैं भेज दूं आपको कहीं एक घर में, मैं आपको एक जगह गन्ने के खेत में भेज दूं और दूसरी जगह मैं आपको भेज देता हूं कहां पे, एक घर में, तो आप बहुत ही आसानी से देख के बता पाएंगे कि भाई कहां पे ज्यादा वेरिएशन है, कहां पे इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा एक दूसरे से अलग हैं। गन्ने के खेत में देख के बता पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन पहले आया कौन बाद में आया? No, sir. आसान नहीं होगा शायद वहां पे, शायद हमने वहां पे उस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कटिंग करके शायद हमने उसको बनाया, वेजिटेटिव पार्ट से शायद उसको बनाया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शायद इन्वॉल्वमेंट है उसमें। इसी तरीके से अगर हम कोई और भी एग्जांपल लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वेरिएशंस हमें वहां पे कम देखने को मिलती है। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं या वो फॉलो करते हैं, या उनकी बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं या अपने नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि लोअर लेवल पे तो हमने सीखा था ना कि एसेक्स जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो एक जैसे ही हैं। हम जब बात करते हैं लोअर लेवल पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर लेवल पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, ऐसा मानिए। तो मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर लेवल पे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अपने आप में एक अलग चीज है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, हम ये भी कहते हैं कि एक तरह से जो वेरिएशंस हमारी बॉडी के अंदर आती है, जो वेरिएशन जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, वो एक तरह की इनएक्यूरेसी है कि जब डीएनए कॉपिंग कर रहा होता है। आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। और जब डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जब कर रहा होता है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए कॉपी कर रहा होता है, और कॉपी करते हुए डीएनए क्या करता है, डीएनए अपने जैसे नंबर कई बनाता है। यस सर, इसके कारण भी म्यूटेशन होता है। हाँ एक्सीलेंट, इसकी वजह से म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो दे जो अकर्स होते हैं वेरिएशन, वो ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए। यहाँ जो वेरिएशन कम है इसलिए क्योंकि इनएक्यूरेसी कम हो रही है डीएनए कॉपिंग में या म्यूटेशन के टाइम पे। वी कैन से दैट, इस पॉइंट से आपको समझ आएगा कि दैट अकर्स, व्हाई दैट अकर्स ड्यू टू small inaccuracies in DNA कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग, या जिसे हम म्यूटेशन का नाम भी दे देते हैं, ठीक है, या म्यूटेशन की वजह से भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्यों अकर होता है, वेरिएशंस कम क्यों है यहाँ पे, ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए, यानी कि वहां पे डीएनए के कॉपिंग होने में एक्यूरेसी ज्यादा है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एक हायर बॉडी के अंदर, हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेल डिवीजन के टाइम पे जो एक्यूरेसी वाली बात है वो अलग है दोनों के अंदर। हायर Yes, ऑर्गेनिजम्स में अलग है, लोअर में अलग है। तो स्मॉल इनएक्यूरेसी है, यानी एक्यूरेसी ज्यादा है, और यहाँ पे एक्यूरेसी कम है। ये भी तो कह सकते हैं हम कि यहाँ पे Yes, जो sir. एक्यूरेसी है वो कैसी है, वो थोड़ी सी कम है जब म्यूटेशन हो रहा है। यस सर। ठीक है। सर और इसके अलावा बेटा और भी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है, एक क्रॉसिंग ओवर या सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का, उसकी वजह से भी। हाँ बोलो बोलो। यस सर, ये क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट आपने वो रिप्रोडक्शन में भी बताया था कि अच्छा क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। करेक्ट करेक्ट Yes. करेक्ट, क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन के बारे, तो वो आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डील करेंगे कि ये एक्यूरेसी जो पॉइंट है ना, ये डिटेल में आपको जब वहां पे आप माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। यस सर। हम ये कह सकते हैं
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्यूरेसी कम है। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम एक अदर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हमें एरर देखने को मिलती है। भाई अगर डीएनए पूरी तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर रहा तो यानी कि कुछ ना कुछ एरर है यस सर। है कि नहीं? तो और यस देखो, सर। इसी एरर की वजह से ये वेरिएशन आ रही है। इस एक्यूरेसी के कम होने की वजह से डीएनए जो वेरिएशंस हम लोगों के अंदर आ रही है, हम लोगों का सभी का हाथ पैर सर आंख नाक सबका सही जगह पे है। यस सर। और इस 7 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हूबहू एग्जैक्ट कॉपीज होते हो। हाँ, वो अलग बात है कि हम यहाँ पे आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात नहीं कर रहे अभी। यस सर। क्यों? सर डीएनए रेप्लिकेशन सर ये एक तरह से हमारी Copying होना। जेनेटिक डिजीज सर, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं सर, ये उससे हेल्प कर सकता है ना हमें। इसके ऊपर शायद स्टडी भी चल रही है। बेटा डीएनए रेप्लिकेशन तो एक प्रोसेसिंग हो गई बच्चे। सेल की अपनी एक साइकिल होती है बेटा। उस साइकिल sir. में अलग अलग फेजेस होते हैं और उस फेजेस का एक पार्ट है डीएनए का रेप्लिकेट करना। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो पेरेंटल कैरेक्टर्स कहां से आएंगे किसी के पास भी? यस सर। फिर तो हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? इवन जो हाइब्रिड बनाई जाती है, चाहे वो एनिमल्स में हो या फिर वो प्लांट्स में हो, वो हाइब्रिड्स में भी तो जिनका भी क्रॉस कराते हैं उन्हीं का तो डीएनए रेप्लिकेट करता है। यस करता ही नहीं करता? जैसे आप लोगों ने टाइगन के बारे में नहीं सुना होगा। टाइगन, टाइगन सुना होगा ना? टाइगन नहीं सुना? टाइगन, टाइगर और लायन का क्रॉस यस सर, देख लिया। देख लिया? अरे 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 अरे, तो मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो डीएनए तो रेप्लिकेट करेगा ही करेगा। और रही बात रिसर्चेस की, तो रिसर्चेस तो किसी ना किसी टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे ऐसा मान सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं चल ही रही है। यस और शायद रिसर्चेस हुई हैं तभी तो हमें पता लगा कि डीएनए रेप्लिकेट भी करता है, और सेल के Yes. किस फेज में करता है और कब करता है और कितनी देर के लिए करता है, ये भी हमारे पास पूरा डेटा है। कितना Yes. करेगा कितना नहीं करेगा। हाँ, इन फ्यूचर शायद कोई नई स्टडी ऐसी हो जाए या फिर कोई नई रिसर्च निकल के सामने आ जाए कि जिससे हमें हमारे सामने कुछ नए डेटाज हो, और शायद आज हम कुछ जो बात बोल रहे हैं शायद हम उसके साथ कुछ और भी ऐड कर दें। तो डिपेंड करता है फ्यूचर पे, लेकिन अभी तो नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। सर डीएनए कोड वाला था ना कि मशीन्स भेजेंगे बॉडी में और वो कट करके उसकी जगह पे दूसरा पार्ट लगा देंगी और वो बॉडी रेप्लिकेट करेगी जिससे वो डिजीज क्योर हो जाएगी सर, ऐसा। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। हम Yes, बहुत sir. सारे बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियाज जीनोम का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। जब आप प्रोकैरियोट्स पढ़ोगे तो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियाज में एक प्लाज्मिड होता है, उसके एक रियल जीनोम के अलावा भी एक प्लाज्मिड होता है। और बायोटेक्नोलॉजी में आज हम कर सकते हैं वो चीज। अरे भाई, जो हम वैक्सीन बनाते हैं वो वैक्सीन यही तो काम करती हैं। अगर आप ध्यान Yes, से sir. सोचो तो वैक्सीन जो लगाई जाती है वो क्या करते हैं हम? एक तब एक वो बस डालते रेप्लिकेट कर देते हैं उसका करता है ना वो, cure. अपने जो वैक्सीन जो लगती है उसके अंदर एक्चुअल में वो डेड या फिर एक रियल जीनोम ही तो होता है किसी बैक्टीरिया या वायरस का। और Yes, वो sir. जाके उसके रेस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्स करता है और एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर लेता है कि इन फ्यूचर जब भी कभी वो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो मेमोरी से एक सेकेंडरी रेस्पॉन्स देगा और तुरंत के तुरंत उसको तभी वहां पे किल कर देगा। शायद इसलिए जब हम बचपन में पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी हमारी बॉडी में पोलियो का वायरस एंटर करता होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उस मेमोरी को लेके उसको खत्म कर देता होगा वहीं पे। शायद ऐसा होता भी हो, एंटर करता हो, हमें पता भी ना चलता हो। यही तो होता है। तो वो रेप्लिकेशन Yes, की प्रोसेस को कंट्रोल कर तो रहे हैं हम एक तरीके से कई जगह। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम चाहें कि पूरा का पूरा जीनोम चेंज कर दें तो शायद अभी हम उस लेवल पे वहां पे नहीं पहुंचे हैं, है कि नहीं? सर वो तो साइंस फिक्शन में आ जाएगा। वो हाँ, कि कल को कोई आके कहे कि भाई मुझे एक बच्चा ऐसा चाहिए या मुझे एक अपना नेक्स्ट जनरेशन ऐसी चाहिए
जो रोनाल्डो की तरह फुटबॉल खेल सके, जो अरिजीत सिंह की तरह गाने गा सके, जो कोहली सर या अगर सचिन ज्यादा, सचिन तेंदुलकर की तरह खेल सके, है ना? यस तो हम उस लेवल पे तो अभी नहीं पहुंचे, यस राइट? सर, उसी पे काफी वो बना दी कि हम करेक्ट, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे बस डीएनए ऑल्टर करने से। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन हमें रिसर्चेस से कई चीजों के बारे में पता लगा है। हमें पूरा का पूरा जीनोम के बारे में पता लगा है। अपने जीनोम यस समझते हो? सर। डू यू नो द वर्ड जीनोम? हमें पूरे यस के सर। पूरे जीनोम के बारे में पता चला है बच्चों। जीनोम होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स का सेट होता है। आप बोलते हो ना कि या तो वो हैप्लॉइड होगा या फिर वो डिप्लॉइड होगा। जैसे हमारी बॉडी में डिप्लॉइड होता है, हम यस कहते सर। हैं कि 23 पेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सबका पता है कि हमारी बॉडी में कितनी जीन्स प्रेजेंट है, कितने बेस पेयर्स हैं, डीएनए की लेंथ क्या है, कितने टर्न्स है डीएनए में, आरएनए की लेंथ कैसी है, मतलब सारी चीजें हमें पता है। और ये सिर्फ हो पाया है बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स की हेल्प से। ये जो चीज संभव हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हो पाई है। और इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। कितना पैसा इसमें लगा, कितनी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना गया। और हमें इन सभी चीजों के बारे में, जीन्स कितनी है, जीनोम कैसा है, बेस पेयर्स कैसे हैं, कॉपिंग कैसे हो रही है, काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। काफी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं, लिमिटेड, लेकिन पैसा बहुत लगा इसमें। लेकिन मेगा प्रोजेक्ट इसलिए इसको बोला गया। चलिए, तो इस तरीके से हम एक्यूमुलेशन देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन, ध्यान रखिएगा, इस वेरिएशन की वजह से, इस वेरिएशन की वजह से, ड्यू टू दिस वेरिएशन, अभी इंपॉर्टेंस पे भी आऊंगा मैं, लेकिन एक चीज बता दूं मैं यहां पे और, कि ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू वेरिएशन, नो टू individuals, no two individuals are look alike except anyone can tell? Monozygotic twin. Except monozygotic twins, except monozygotic twins, ठीक है? तो ये वेरिएशंस की वजह से कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते। ये मोनो का मतलब होता है सिंगल, और जाइगोटिक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। यस सर। जाइगोट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बताई जा रही है। सर एक मोनो, जायगोट से बने हैं, वो 2 पार्ट में करेक्ट। डिवाइड हो गए तो जिससे ट्विंस हम, बने। करेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ पे वो सिंगल एग का हुआ है ना? यस जो सर। फर्टिलाइजेशन हुआ था सिंगल एग का, मानिए कि वो सिंगल एग था, और ये जो सिंगल एग था, या ये सिंगल फर्टाइल एग था, या फर्टिलाइज्ड एग जो था, ये आगे जाके स्प्लिट हो गया किसमें? दो में। और इसके दो में स्प्लिट होने की वजह से ये कैसे बने? ये भी सेम सेक्स का बना और ये भी सेम सेक्स का बना। तो दोनों ही कैसे हो गए? यहाँ पे सेम सेक्स हो गए, करेक्ट? तो यस वेरिएशन, हाँ, ठीक है। तो वेरिएशन के इंपॉर्टेंस है अपनी अलग अलग, ठीक है? वेरिएशन जो है, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है? Depending upon the nature of variations, different individual would have different kind of advantages. क्या आप जानते हैं कि एक जो बैक्टीरियाज होते हैं सिंपल से, that can withstand heat, will survive better in a heat wave. ये बात तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैक्टीरियाज किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ये बात हम सब लोग जानते हैं अच्छे से यस सर। कि बैक्टीरियाज कैन सर्वाइव इन एनी कंडीशन। तो इस वेरिएशन की वजह से कहीं ना कहीं कई बार सर्वाइवल के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे मानिए कि कोई ये बैक्टीरियल स्पीशीज है, कोई ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है,
मानो कि इन दोनों से अलग अलग टाइप की जनरेशन जो है वो बनी, या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इनकी फॉर्म हुई, यहां से और यहां से अलग अलग। अब इनमें से क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा मानिए कि ये बहुत ज्यादा हीट है, यहाँ पे हाई हीट है, और इसमें से ये वाली जो जनरेशन थी, इस वाली जनरेशन जो थी बैक्टीरिया की, ये आगे निकल गई। लेकिन इसकी जो जनरेशन थी, या इन वालों की जो जनरेशन थी, वो बहुत ज्यादा आगे जो है वो नहीं निकल पाई, और ये आगे सरवाइव कर गई, क्योंकि इनकी बॉडी में जो थी वो वेरिएशंस आई, और इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आई, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आई। और मानिए कि इनकी बॉडी में ऐसी वेरिएशंस आई हैं, इनकी बॉडी में कुछ ऐसी वेरिएशंस आई हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, किसमें, इस हीट के रेजिस्टेंस का काम कर रही है एक तरीके से। यस सर। सर ऐसा समझिए, इवोल्यूशन के सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। वेरी गुड। तो ये मानिए कि ये जो वेरिएशंस आई है वो हीट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो वेरिएशन से क्या होगा, ये वाली जनरेशन जो है जिसमें वेरिएशन नहीं हुआ, वो समझिए कि यहीं खत्म हो गई। लेकिन यस ये सर। वाली जो जनरेशन थी, उसकी बॉडी में हीट की वजह से कुछ ऐसे वेरिएशंस हुए जो उसको आगे सरवाइव करने में हेल्प कर गई। यस सर। है सर कि नहीं? उनकी बॉडी अडेप्ट करती करती गई। अडेप्ट करती करती गई, ठीक है, उनकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करती चली गई। लेकिन यहाँ एक जनरेशन में वो अडेप्ट नहीं करती गई, तो यानी यस कि यहाँ पे उनकी जनरेशन खत्म हो गई, और जो थे ये वाले सरवाइव कर गए। तो ये एक यस मेन एडवांटेज के अंदर भी आ सकता है, हम बोल सकते हैं कि ये एक एडवांटेज है वेरिएशन की, इंक्रीज कर रहा है उनके सर्वाइवल के चांसेस को कई जगह। सो दैट इज वी कैन से दैट कि जो मेन एडवांटेज है, द मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट it increases the changes of its survival in a changing environment. For example, जो हमने यहाँ पे लिया किसका, हीट का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया। अब जैसे कि कई आप देखते हो, ये भी तो देखते हो आप कि फ्री ईयर लोब्स और अटैच्ड ईयर लोब, क्या कभी आप लोगों ने देखा है, ये दो वेरिएंट्स हैं जो हमें ह्यूमंस में देखने को मिले, ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिले। क्या कभी किसी ने इस चीज पे गौर किया है? ऑनेस्टली बताना, कौन कौन है अभी सेशन में? नो सर। सर की है। कभी ऑब्जर्व करना ध्यान से, हमारे यस अंदर भी स्लोली चेंजेस आ रहे हैं। अब पता नहीं ये चेंजेस हमारे बेनिफिशियल के लिए हो या कैसे हो, नो आइडिया अभी तो। लेकिन सर बेनिफिट के लिए ही होंगे, कुछ ये प्रॉब्लम देखो, सारी होंगे सर। सर फ्री एयर लब होगा कि अटैच होगा? ये देखो किसमें बेटा, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर चेंजेस फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं सर? फ्री होगा ईयर लब कि अटैच हो जाएगा? ये हट जाएगा, ऐसा हो सकता है। देखो रिसर्चेस ये मानती हैं बेटा कि आज आज देखो, ये पहले ज्यादातर जनरेशन में ये देखो कुछ ऐसा है ये, और ये कुछ ऐसा था, अब देखो ये सॉरी ये ऐसा था, सो सॉरी ये ऐसा था, और ये देखो फ्री होता चला जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है। देखो मान लो, ओके सर। मान लो ऐसा एज्यूम करो, थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि इन फ्यूचर जो है ये पिना जो है, इसका एज सच कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, हम ये जरूर पढ़ते थे कि पिना जो है वो वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। यस सर। हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स हमारी ऑडिटरी कैनाल की तरफ मूव कर रही हैं, उनको पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहां से आई और अंदर चली गई। लेकिन इन फ्यूचर ये भी तो हो सकता है कि पिना बचे ही ना, ऐसी कितनी सारी चीजें और भी हैं। आज आप एक चीज पे फोकस करेंगे कि रिसर्चेस ये भी कहती हैं, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए सोचिए, जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती थी, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, जो बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती थी, गंजापन बेसिकली, हम देखते थे कि अगर मैं आज से 25, 30, 35, 40 साल पहले चला जाऊं, तो ये समस्या ज्यादातर हमें 45 से 50 की एज के लोगों में देखने को मिलती थी। ये बात मानते हो नहीं मानते आप लोग? यस सर। नहीं मानते तो पूछेगा, घर में जरूर पूछेगा। लेकिन आज के टाइम पे देखो, आज 2020-21 के टाइम पीरियड में देखिए, ये जो बाल्डनेस है ना, ये कहीं ना कहीं हमें 21 से 30 की एज वालों में देखने को मिल रही है बहुत आसानी से। यस सर। क्या ये है? ऐसा क्यों हुआ? सर
है तो ना? क्योंकि जरूरत नहीं होती ना एक इतनी, बात हम इतने हार्श क्लाइमेट में नहीं रहते। देखो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल भी तो है। यस सर देखो हमें रिच सर जैसे हम्म साबुन यूज करते हैं केमिकल सर, उनसे इफेक्ट पड़ता हम्म, है स्ट्रेंथ पे। सर रूट्स डैमेज होती हैं सर, ठीक है उनमें क्या ठीक है कहते सर डर्ट घुस जाती है जिससे उसमें से ठीक बाल है नहीं उग पाते। सर ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं और बिल्कुल जरूरत भी माना, नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें देखने को ये चीज मिल सकती है। अगर पेरेंट्स में होती है कोई भी XYZ प्रॉब्लम, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिल सकती है, ऐसा यस मानते हैं। सर ठीक है, स्ट्रेस के कारण भी होता है ये। यही इसलिए मैंने लाइफस्टाइल लिखा वहां पे, वो स्ट्रेस में आ गया। यस ठीक है, सर स्ट्रेस कुछ क्यों होता है? स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसलिए होता है कि जब कृष्णा अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी तरीके से अपना सेटिस्फेक्शन तरीके से नहीं कर पाता तो स्ट्रेस होता है। फॉर सर एग्जाम्पल, मतलब हीट हो जाता है ना हमारी बॉडी, जिस कारण से बाल जो होते हैं सर वो हाँ, हीट करते हैं, इसलिए जब स्ट्रेस होता है तो हमारी हम्म, बॉडी को हीट कम करनी होती है इसलिए। देखो हीट क्यों बन रही है, हीट बन क्यों रही है बॉडी में? सर स्ट्रेस के तुमने कारण भी होती है वैसे तुमने तो। कहा ना स्ट्रेस क्यों होता है, तो यस स्ट्रेस होने का तो पहला रीजन तो ये है ना कि जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे, हम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी काम से, तभी यस तो सर। होगा। मान लो कृष्णा का कल एग्जाम है और उसका सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं बहुत ज्यादा, तो उसको स्ट्रेस होगा नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, है कि नहीं? तो इसका स्ट्रेस की वजह से उसके काम पे या काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, और फिर स्ट्रेस की वजह से फिर और काम पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है, यानी कि ये लाइफस्टाइल भी है, लाइफस्टाइल की वजह से भी है, और थोड़ी सी जेनेटिक भी है। तो हो सकता है कि मान लो कि आज के टाइम पे हमें ये समस्या 21 से 30 की एज में देखने को मिल रही है, कई और आगे 500 सालों बाद, 1000 साल बाद हो सकता है कि ये समस्या हमें 15 से 20 की एज में भी बहुत आसानी से देखने को मिले। यस सर, और ज्यादा इवोल्यूशन के ये बाद तो बालों की जरूरत ही ना पड़े। पड़े ही ना, हो सकता है। यानी कि आज जो मैमल है, वो मैमल जो है या ह्यूमन जो है, वो बालों के साथ बनता है, वो बालों के साथ पैदा होता है। लेकिन हो सकता है कि इतने ज्यादा हम अडेप्ट कर चुके हों चीजों को अपने इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उसमें परमानेंट हेयर लॉस हो जाए। आज तो टेम्पररी होता है हेयर लॉस, और धीरे धीरे वो परमानेंट की तरफ चला जाए तो तब क्या? तो यानी कि ये भी एक तरीके का वेरिएशन ही तो लेके आएगा जनरेशन में। लेकिन ये यस अब सर। ये पॉजिटिव वे में लेके जाएगा या उससे हमें नुकसान होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। और अगर हम एक दूसरी तरह तरफ से देखें, नुकसान होगा। हेयर्स जो हैं, हेयर जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, अगर हम देखें तो देते हैं यस नहीं सर। देते? यस सर। चाहे वो हेयर्स हमारी स्किन पे प्रेजेंट हो, या फिर वो ईयर्स में प्रेजेंट हो, या फिर वो नेजल पैसेज में प्रेजेंट हो, या नॉस्ट्रल्स के अंदर प्रेजेंट हो, डस्ट को डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाने नहीं देते, हमारी यस स्किन सर। को डायरेक्टली डस्ट के या किसी अदर पैथोजन के कांटेक्ट में आने नहीं देते। तो शायद तब हम ज्यादा तेजी से उन पैथोजेंस के कांटेक्ट में आ सके हमारी स्किन, सर और उसके लिए शायद हमें अडेप्ट होना पड़ेगा। अडेप्ट होना पड़ेगा, सर और जैसे हमने शायद कपड़े पहनना शुरू किया था जिस कारण से हमारे शरीर पे जो बाल थे वो खत्म हो गए, हम बिल्कुल क्लाइंब करते थे। करेक्ट 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 करते थे। तो ये एक इवोल्यूशन का पार्ट है, और इवोल्यूशन जो लाइफस्टाइल होता चेंज है उनकी लाइफ, जरूरत खत्म हो गई। किसकी बेटा? सर लाइफस्टाइल में चेंज आया कि हम्म, जरूरत नहीं है उनकी, तो वो उनका होना भी जरूरी नहीं है बॉडी। करेक्ट। तो यानी कि ये वेरिएशन जो हैं, ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है ना कि कौन किस तरीके से सरवाइव कर पा रहा है, या किसने उसको पॉजिटिवली लिया है, किसने उसको नेगेटिवली लिया है, राइट? अब जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे भी इवोल्यूशन में, खैर वहीं पे बात करेंगे, देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन कि क्या क्या हमें देखने को मिला, ठीक है, और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं वेरिएशन की, और वेरिएशन जो है वो नेसेसिटी भी है एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए,
एक पॉजिटिव वे में इवोल्यूशन के लिए ये जरूरी भी है। देखो चेंजेस तो आएंगे, और हेयर्स जो है वो हमारी बॉडी से रिड्यूस ही हुए हैं, बड़े नहीं है। और पहले के टाइम पे हेयर्स तो बहुत ज्यादा होते थे बॉडी पे, पूरी बॉडी पे होते थे बहुत ज्यादा, यस सर, लेकिन उस इवोल्यूशन के पार्ट से आज के टाइम पे कम हो गए हैं। इवन जरूरत हमारे नहीं पड़ती। जो ब्रेन की जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो भी चेंज हुई है, हमारे जॉज का जो साइज है वो भी चेंज हुआ है, हमारे हाथों का, हमारी बॉडी का जो साइज है वो भी चेंज हुआ है, लेंथ भी तो रिड्यूस हुई है। पहले हम झुक के चलते थे, अब हम स्ट्रेट चलने लगे, और दोबारा लाइफस्टाइल की वजह से ह्यूमन झुक ही रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। यस सर, राइट, सर चाहता लोएस्ट चीज है जिससे लो एनर्जी कंज्यूम हो। हाँ वी कैन से दैट। तो चेंजेस तो आते हैं, वेरिएशंस तो हमें इस तरह से देखने को मिलेंगी। तो कुछ पॉजिटिव मैनर में हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव मैनर में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, देखो लाइफ जो हमारी स्टार्ट होती है, हम सभी ये जानते हैं क्योंकि हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं कि जो स्टार्ट होती है इज अ सिंगल सेल, जिसे हम जायगोट का नाम देते हैं। जायगोट इज अ सिंगल सेल विच इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंट्रीब्यूट इक्वली, तो इक्वल गैमेट्स की ट्रांसफर होती है दोनों में 23-23। ऑल जीन्स फ्रॉम फादर एंड मदर आर देयर इन अ चाइल्ड, दोनों की फादर की और मदर की जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। पर जो पता है ये जीन्स जो टर्म थी ना, शुरुआत यहां से नहीं हुई थी, ये जीन्स टर्म बहुत बाद में आई है, ये जीन टर्म बहुत बाद में यूज हुई है। आज हम लोग जानते हैं, लेकिन जीन टर्म कहाँ पहले शुरुआत हुई थी, किसने दी थी, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो जीन्स जो होती हैं फादर और मदर की चाइल्ड में प्रेजेंट होती है, बट जीन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन चाइल्ड, बट विच जीन, सॉरी, बट विच जीन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन चाइल्ड। देखो सिर्फ जीन्स का ना, एक बात ध्यान रखना, जो जीन्स की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि हम उसको डील करेंगे, मानिए कि ये कोई पेरेंट्स हैं, और इन पेरेंट्स से इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इनका चाइल्ड है, वहां पे ये जीन जो है वो ट्रांसफर हुई है। सिर्फ जीन का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता, हम कहें यहाँ पे कि जीन जो है वो ट्रांसफर हो रही है, जीन के ट्रांसफर होने से ही कुछ नहीं होता, जीन का एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मदर और यस फादर दोनों की जीन्स ट्रांसफर होती हैं। पता लगा कि मदर के जो बालों का कलर है, मदर के बालों का कलर है रेड, और जो फादर थे, फादर के बालों का कलर है कैसा, ब्लू, और जो यंगवन बना, यंगवन जो उनका बना, उनके बालों का कलर आ गया ब्लू। तो जीन तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इक्वली ट्रांसफर हो रही है, यस सर, तो एक्सप्रेस रेड वाली क्यों नहीं की? वही चीज हमें इस चैप्टर में भी सीखने को मिलेगी। रैंडम होता है सर, जैसे अगर सारे मदर के ही जीन्स दिखे और फिर अडोलेसेंस के बाद दिखे फादर के, तो सर ऐसे तो रैंडम है ना सर, पता हमें है नहीं। नहीं ऐसे नहीं हो सकता ना कि तो बाय जैसे बर्थ, वॉइस, सर जैसे वॉइस है वो अडोलेसेंस के बाद ही वो तो चेंज होती है। एक्चुअली वहां पे हार्मोनल कंट्रीब्यूशन भी होता है। अब देखो कई जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आ गया ना, वो तो देखो वॉइस यस तो सर, चेंज होती है, और वॉइस तो हमारी, ऐसा मान लीजिए कि जो डेवलपमेंट की जो हमारी स्टेज है, वॉइस हमारी चेंज होती रहती है सबकी, है कि नहीं? और जो सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें वॉइस में, वो प्यूबर्टी की एज में देखने को मिलते हैं। यस सर, क्यों? क्योंकि वहां पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिसमें से ये भी है, यस क्योंकि सर। वहां पे कई हॉर्मोन्स ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सर एडम्स एप्पल डेवलप होता है ना। डेवलप होता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स का भी तो उसमें रोल है। यस सर, और जब हम कभी इन फ्यूचर जो है 40 की प्लस एज, 30 प्लस एज, 50 प्लस एज, तो क्या हमारी 40 की एज में भी वॉइस वैसी रहती जैसी 14 में थी या 15 में थी? नो सर। थोड़ा बहुत बदलाव तो आता है, चेंजेस तो आते हैं, यस सर, है कि नहीं? सर वोकल कॉर्ड की लेंथ जो होती है सर चेंज हो वो। जाती है वो, यस सर, राइट? नहीं तो ये नहीं होता कि जो सिंगर्स होते हैं फिर तो वो थ्रू आउट द लाइफ एक जैसा गाते, यस सर, है है नहीं, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। है ना? तो नहीं नहीं कर पाते ना, सोचिए।
यस सर। नहीं तो फिर तो जो सिंगर 30 की उम्र में ऐसा एकदम बहुत अच्छा गा रहे थे या 35 की उम्र में बहुत अच्छा गा रहे थे, वो 70 में भी वैसा ही गा पाए? दैट इज नॉट पॉसिबल, यस सर। है कि यस नहीं? सर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो जीन कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? जीन ट्रांसफर तो हो गई, हमने माना, लेकिन जीन का सिर्फ ट्रांसफर होना ही इनफ नहीं है ना, उसके अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब वो एक्सप्रेस कैसे करेगी? वो डिपेंडेंट होती है प्रोसेस के ऊपर, वो प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। खैर उसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे फादर के पास ब्लैक आईज हैं और मदर के पास ब्राउन आईज हैं, सो व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द चाइल्ड आईज? अब आप कहोगे कि सर ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर देते हैं कि शायद कुछ हमें ब्लेंडिंग देखने को मिल जाए, है कि नहीं? तो हो सकता है कि दोनों के कैरेक्टर्स आ जाएं। तो इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ द जेनेटिक्स। तो ये यस रूल्स सर। कौन से होते हैं जेनेटिक्स के, इनको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो यस। इनहेरिटेंस यानी कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं, और ट्रांसफर होना नहीं, उनका एक्सप्रेशन कैसा है, वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? जो जेनेटिक्स के हमारे रूल्स हैं। और इसको देने वाले कौन थे? प्रोफेसर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। ठीक है, प्रोफेसर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने, अच्छा देखो, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एक था जो मेंडल साहब का पीरियड था, और एक था जो मेंडल साहब के बाद वाला पीरियड था, और एक था जो मेंडल साहब से पीछे वाला पीरियड था। तो उसको मैं ये कह सकता हूं कि एक पीरियड वो था जो प्री मेंडेलियन पीरियड था। ठीक है, एक पीरियड वो था जो प्री मेंडेलियन पीरियड था, एक पीरियड वो था जो मेंडेलियन पीरियड था, और एक पीरियड वो था जो पोस्ट मेंडेलियन पीरियड था। ठीक है, तो यानी कि आप, इनका तो बहुत बड़ा नाम है, इनका तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन ही है। इन्होंने जो काम किया है, ज्यादातर लोगों ने वो इन्हीं के नक्शे कदम पे काम किया है। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का टाइम पीरियड ये था। He was first to demonstrate the mechanism of transmission of traits from one generation to the another generation. Most people, prior to Mendel, most people believed inheritance was due to a blending of parental traits. Blending का मतलब समझता है कोई? Blending का मतलब समझते हो? यस सर। जैसे दो चीज से मिलके, अगर दो या दो से ज्यादा, है ना, मिल गया, मतलब कोई मेरे पास मानो कि ए और बी है, और मैंने दोनों को मिला दिया तो ए बी बन गया, है ना? मतलब ज्यादातर लोग ऐसा मानते थे, यही हुआ ना ब्लाइंडिंग का मतलब, यस सर। इन है ना? लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा मानते थे कि ये ऐसे इस वजह से हो रहा है। जैसे कि मानो कि जस्ट लाइक हाउ मिक्सिंग ब्लू एंड येलो पेंट विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां जेनेटिक्स का मतलब कुछ और है, ये हमें मेंडल साहब ने बताया। अच्छा, जीन्स, ये सब टर्म, ये हमें पता ही नहीं था। इवन मेंडल साहब ने तो हमें ये भी नहीं बताया कि जीन्स की लोकेशन कहां होती है। कुछ साइंटिस्ट के नाम थे, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर जोहानसन। प्रोफेसर जोहानसन, ठीक है। जोहानसन ने लगभग लगभग 1909 में हमें बताया कि भाई जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जीन्स। इन्होंने जीन टर्म दिया। जीन टर्म देने वाले प्रोफेसर जोहानसन थे। तो मेंडल क्या यूज करते थे? मेंडल जो थे वो फैक्टर्स टर्म यूज करते थे। मेंडल ने कभी जीन टर्म को यूज किया ही नहीं। मेंडल ने हमेशा फैक्टर्स बोला, फैक्टर्स नाम दिया। और एक प्रोफेसर और थे जिनका नाम था मॉर्गन। ठीक है, एक प्रोफेसर और थे जिनका नाम था मॉर्गन साहब। मॉर्गन ने बोला कि जीन्स जो हैं, जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम से प्रेजेंट होती हैं, ये ऐसा इन्होंने बोला। मेंडल साहब ने ये भी नहीं बोला कि जीन्स की लोकेशन कहाँ है। उन्होंने लोकेशन को लेकर कोई बात ही नहीं की। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीन टर्म किसने दी थी,
फैक्टर टर्म यूज करने वाले प्रोफेसर कौन थे, मॉर्गन ने क्या या फिर जीन्स प्रेजेंट होती हैं ऑन अ क्रोमोसोम्स, ये सबसे पहले हमें किसने बताया। तो ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। इन्होंने इतना योगदान दिया मेंडल ने कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाने लगा। इनका नाम ही फादर ऑफ जेनेटिक्स रख दिया, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपने दिए, इन्होंने जो अपना टाइम लगाया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, वो बहुत बड़ी बात है। वो भी उस टाइम पे जब हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। तो ही स्पेंट अप्रोक्सीमेटली अबाउट 7 years प्लांटिंग में, ब्रीडिंग में और कल्टीवेट करने में पी प्लांट्स को इन द एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द एबे गार्डन। तो जो इनका गार्डन था, ऐसा समझिए कि इन्होंने अपने गार्डन में ही, अपने घर के आसपास गार्डन में ही इन्होंने मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि उनका एक्सपेरिमेंट किस पे था, तो वो पी प्लांट पे दरिया था। में दिखाया था शायद पहले, अच्छा, दिखाया था। में था सर वो डिफरेंट कलर वाली ना मटर। हाँ, पाइजम, सॉरी, पाइजम सटाइवम, ठीक है, पाइजम सटाइवम, जिसे हम गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, जिसे हम गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं। तो मेंडल ने यूज किया, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स को मेंडल साहब ने यूज किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मटर के पौधे के ऊपर था। सवाल ये बनता है कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे को ही क्यों यूज किया? चूहा भी तो यूज कर सकते थे, बैक्टीरिया भी तो यूज कर सकते थे। हम तो ये देखते हैं कि ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मोस्टली एक्सपेरिमेंट किस पे कंडक्ट होते हैं? हम देखते हैं ना कि जो एनिमल्स पे होते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कई बार बैक्टीरियाज पे किए जाते हैं, माइक्रो लेवल पे करना हो तो, या फिर चूहों पे किए जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों कि जब यहाँ पे ये चीजें थी, तो यहाँ अब इन्होंने पी प्लांट क्यों लिया? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। तो ये लगभग 7 साल का समय था जो रिजल्ट निकल के आया। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ना। नहीं 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 नहीं, अभी बात सर करेंगे। उसके पास मतलब जो लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे सर पी प्लांट के, और सर मतलब जो इजी ऑब्जर्वेशन भी होती थी। देखो ये भी है, लेकिन इसमें ना बेटा बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे रीजन थे। अभी वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो मेंडल ने प्रेजेंट किया हिज पेपर द एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, इन्होंने इसको प्रपोज किया। सो एट 2 मीटिंग्स एट द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये थोड़ा सा प्री हिस्टोरिकल बात है, एसच कोई एग्जाम वगैरह में नहीं पूछी जाती, तो ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है कि मेंडल साहब ने क्या रिडिस्कवर किया था। ठीक है, मेंडल प्रेजेंटेड हिज पेपर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये पहला मुद्दा था इनका, at 2 meetings of the Natural History Society at Brno in Moravia on 8 February on 8 March 1665, but was ignored by the scientific community। जो भी उनके जो पेपर्स थे उसको इग्नोर किया गया शुरुआत में। ये कहानी है इनकी, थोड़ी सी प्री हिस्टोरिक बात हम इसको बोल सकते हैं। ऐसा चाहिए कोई एग्जाम वगैरह में कहीं कभी नहीं पूछी जाती, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या था, वो सारी चीजें। तो मेंडल का जो पेपर था वो बाद में पब्लिश हुआ, उसको पब्लिश किया गया और 1866 में। ठीक है, बट इट हैड अ लिटिल इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका देखने को नहीं मिला। मेंडल की डेथ हुई 1884 में विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क। बहुत ज्यादा उनको कोई, उनके काम को इतनी ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी। तो उसके बाद पहचान कैसे मिली वो हम लोग आगे उसमें देखेंगे, जब इनके एक्सपेरिमेंट जो पोस्ट मेंडेलियन पीरियड था वहां पे भी बहुत सारी कहानी थी। ये अपना काम करके चले गए थे, ये बता गए थे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे ट्रांसफर होते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने दिखाए, क्रॉसेस भी इन्होंने दिखाए, जो क्रॉसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन पोस्ट मेंडेलियन पीरियड में काफी सारी चीजें जो थी इनकी वो गलत भी साबित हुई और लोगों ने काफी उसको माना भी। ये देखिए, जो स्क्रीन पे आपके कुछ नाम है, ये पोस्ट मेंडेलियन पीरियड के टाइम के हैं। तो लेटर जैसे 1900 में, आफ्टर द 16 years ऑफ मेंडल्स डेथ, उनकी डेथ के बाद, दैट इज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द बॉटनिस्ट द ह्यूगो डी व्राइज, जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस थे, एरिक टिस्मार्क थे, और जो ऑस्ट्रिया के थे।
ठीक है, तो ये कुछ 3 लोगों की टीम थी जिन्होंने उनके वर्क को वापस से रीडिस्कवर्ड किया। तो उनके काम को फिर पहचान मिली, जैसे कि मैंने कहा कि जॉनसन भी थे, बैटसन भी थे, उन्होंने अपने काम जो थे वो यहाँ पे उनके काम को रिप्रेजेंट किया। कई गलतियां भी निकली बच्चों, ये भी ध्यान रखना। उनके कई लॉज हैं, मैं आपको बताऊंगा जब लॉज आएंगे तो उनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, तब बताऊंगा। तो लेकिन सबसे पहली बात जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी चूहे को ले सकते थे, किसी बैक्टीरिया को ले सकते थे, किसी अदर उसको ले सकते थे। तो देखो उनको क्या चाहिए था, मेंडल ने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उनको कई सारे जो थे वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चाहिए थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे। कंट्रास्टिंग मतलब कि ऑपोजिट कैरेक्टर्स उनको वहां पे चाहिए थे। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे मिले, तो मटर के पौधे में उनको मिले। तो उनका जो पर्पस था कि आसानी उसमें से दिख जाए। आसानी से जैसे नजर भी आ सके, विजिबिलिटी हो अच्छी, लाइफ स्पैन सर कम हो। हाँ जी, यस सर। सर उन्होंने सर ये एक्सपेरिमेंट सर पहले भी दिखाया था सर, उसमें येलोइश पी ली थी और शायद एक ग्रीनिश ज्यादा ली थी, और वो फिर जो लीफ कैसी थी, वो पॉट शेप थी, क्या थी, वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके तो सर। पीस पे बहुत सारे विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई टॉल है या कोई ड्वार्फ है, तो ये पहला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। जैसे कि कोई राउंड है शेप या रिंकल्ड शेप है, दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। ग्रीन या येलो पॉड के उसका कलर है, तो ये अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। पर्पल या व्हाइट फ्लावर्स हैं, ये भी एक अलग तरीके का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। उनके पास 20-30 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स थे, और उन्होंने उस 20-30 में से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 7 कैरेक्टर्स को ऑप्ट किया। मेंडल साहब के पास काफी सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने टॉप 7 कैरेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। चाहे वो पॉड की शेप हो, या फिर वो फ्लावर का कलर हो, या फिर वो फ्लावर की हाइट हो, सीड की शेप हो, सीड का कलर हो, फ्लावर का कलर हो, पॉड की शेप हो, हाइट हो प्लांट की, एटसेट्रा, कुछ भी हो, उनको इस्तेमाल किया गया। तो पहला रीजन तो भैया ये था कि उनके पास बहुत सारे विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। दूसरा, पीस क्या करते हैं, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब तो याद होगा सभी को भाई, जो यस सर। यस सर, हर्माफ्रोडाइट। हाँ, तो यानी कि अब वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। अब यानी कि उनको ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़े। ये टेंशन भी खत्म हो गई उनकी, क्योंकि पी क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था। आज से 200 साल पहले, लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 सालों से पहले की ये कहानी है। तो सोचिए उस इंडिविजुअल ने कितना दिमाग लगाया, जहां इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था 150 साल पहले, तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो सोचिए, तो यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी देखा उन्होंने कि मुझे किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के ऊपर भी डिपेंड ना होना पड़े। चूहे का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, मटर के पौधे का लाइफ स्पैन बहुत कम है। बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन भी नहीं ले सकते, बहुत कम लाइफ स्पैन भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनको जनरेशन देखनी है। वो हेरिडिटी के ऊपर, वो कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो यही चाहेंगे कि एक्सपेरिमेंट अच्छा हो और जल्दी हो। तो शायद ये रीजन भी था कि उन्होंने मटर के पौधे को, पाइजम सटाइवम को, अपने एक्सपेरिमेंट में ऐड किया था। और दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा जो पी प्लांट है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस करता है, सेम ट्रेट्स के साथ, चाहे वो आफ्टर जनरेशन या जनरेशन के बाद हमें देखने को मिलते हो। तो भाई पहला रीजन ये था कि वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। दूसरा पॉइंट ये था चूज करने का कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कर सकता है आसानी से। तीसरा जो मुद्दा था उनका, तीसरा मुद्दा था जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, वो उसके लाइफ स्पैन को लेके, कि लाइफ स्पैन उसका कैसा होता है। ठीक है जी, अवेलेबिलिटी कैसी है ये भी मैटर करता है, ठीक है। आगे देखिए, सो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम यहां पे बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजिली अचीव्ड बाय द इमस्कुलेशन, और इमस्कुलेशन टेक्निक होती है जिसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं।
ठीक है, मेल पार्ट को रिमूव किया जाता है, राइट। तो अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराना है तो वो भी बहुत आसान है। आप किसी एनिमल को लेते हो तो वहां क्रॉस पॉलिनेशन कराना इजी नहीं रहता, लेकिन यहाँ प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आसानी से करा सकते हो। अभी बताऊंगा आगे इमस्कुलेशन क्या होता है। पी प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 1 ईयर के आसपास होता है, ठीक है। तो इनको काफी जनरेशन देखने को मिल गई 1 ईयर के अंदर, और प्रोड्यूस करता है मैनी सीड्स को। एक जनरेशन के अंदर बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है। आसान है ग्रो करना, बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी, बहुत ज्यादा उसको दाना पानी नहीं देना। कोई एनिमल हो तो उसकी केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती, अब प्लांट में इतनी ज्यादा उनको केयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आसानी से उनके गार्डन के अंदर ऐसा मानिए कि वो ग्रो हो गया, ये भी देखा गया उसमें, ठीक है जी। तो बहुत सारे ये, और एनुअल प्लांट है, सबसे बड़ी बात ये कि एनुअल प्लांट भी है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के साथ साथ एनुअल प्लांट भी है। तो सिलेक्शन किया इन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत से कुछ प्योर पेरेंट्स का, या प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन देखने को मिला। मेंडल सेलेक्टेड pea plants which show such a good and contrasting character gender segregation। देखा गया, उन्होंने देखा कि भाई अलग अलग तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मुझे देखने को मिले, जिससे कि वेरिएशंस को मैं आसानी से ऑब्जर्व करके नोट कर पाऊं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? शांत कैसे हो गए? यस सर। हाँ। केयरफुल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट फॉर F1 जनरेशन। क्रॉस किया उन्होंने, मैट किया दो प्लांट्स को, जिसको उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया। अभी हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। तो it included that the transfer of pollen from plant with one trait to stigma of plant with another trait। ये किताबी लैंग्वेज प्रॉपर। तो आसान शब्दों में मैं अभी आपको इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे बताऊंगा। ये देखिए, जो हम टेक्निक की बात कर रहे हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन हम करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन तो अपने आप हो जाएगा, बाय विंड हो जाएगा, या फिर सेम प्लांट में हो जाएगा, कैसी भी हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये जो प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसको हम इमस्कुलेशन सबसे पहले बोलते हैं। इमस्कुलेशन इन सिंपल कि रिमूवल ऑफ एंथर, या फिर जो मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर जो स्टेमन है, टू मेक श्योर दैट देयर इज नो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं किया है तो हम इसमें से आसानी से इस मेल पार्ट को निकाल लें, और जब हम इस मेल पार्ट को निकाल लेंगे तो हम इसके जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे, हम उसको कहीं भी जाके डस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से निकालने के बाद। तो इसको बोलते हैं इमस्कुलेशन। ये प्रोसेस जो है पूरी की पूरी, जब हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं तब बोलते हैं। देखो, पॉलिन ग्रेन हमने इमस्कुलेशन में निकाल लिए, हमने एंथर में से, हमारा जो एंथर था, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, हमने उसमें से एंथर को निकाल लिया। अब हमने उसके अंदर से एंथर को निकाल लिया तो हमारे जो पॉलिन ग्रेन्स थे वो भी निकल गए, आसानी से पॉलिन ग्रेन्स निकल गए। अब हमने उस पॉलिन ग्रेन को डस्ट कर दिया। पॉलिन फ्रॉम द प्लांट which is to act as a male parent are dusted over the stigma of the plant which is going to as a female parent। तो यही तो करेंगे हम कि जाके हमें जो भी जो फीमेल का जो स्टिग्मा होगा, हम उस पे जाके उसको क्या कर देंगे, डस्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे? यस सर, डस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां हम उसको डस्ट कर देंगे। डिपेंड करता है ना कि वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। फिर वही वाली बात, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसी है, कंपैटिबल है या नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, हम तो कंपैटिबल वाला ही देखेंगे ना, हम आसानी से कंपैटिबल वाले देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल हो। तो डस्टिंग हो गई। डस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, एक टेक्निक होती है बैगिंग, जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि कोई और आके या फिर डस्ट के थ्रू वो खराब ना हो जाए, तो इसको बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। बैगिंग करना, ये देखिए, हम बटर पेपर से या कुछ पॉलिथीन वगैरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इनको पैक कर दें। ये देखिए, बैगिंग हो गई है, पैक कर दिया इन्होंने। plants cover with bags in order to avoid it contact with other undesirable pollens। हमें ये चाहिए ही नहीं कि कोई और आके अपने पॉलेन जो है बाय मिस्टेक इस पे गिरा दे, हमने उसको कवर कर दिया। आप इस पे बटर पेपर, कुछ भी पॉलिथीन बैग वगैरह लगा सकते हैं, इसलिए इसको बैगिंग का नाम दिया जाता है। अच्छा, बैगिंग के बाद टैगिंग भी की जाती है। टैगिंग इसलिए कि जिससे हम उसको लेबल कर दें, आसानी से हम उसको लेबल करके आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसलिए हम उसमें लेबलिंग कर देते हैं। वर एडेड टू द प्लांट्स टू इंडिकेट देयर क्रॉसेस। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने क्रॉस किसका किया है।
नहीं तो पता लगा कहीं का कुछ हो गया, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने हाइब्रिड क्या किया है। फिर जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो टैगिंग करनी भी बहुत जरूरी है, नेमिंग लिखनी भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये है वो टेबल जो मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज की थी। अब देखो कितने कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे सबको, 7। सर 7। बताइए। 7, ठीक है, 7 दिख रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि कितने प्रेजेंट होते हैं? 20 to 30। 20 to 30, ठीक है, लगभग 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स थे, 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स उनके पास, ठीक है, 20 से ज्यादा थे, उन्होंने उसमें से इतने ऑप्ट किए। अब देखो, कुछ होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स और कुछ होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो अपना इंपैक्ट दिखा रहे हैं, जो डोमिनेंट है, जैसे टॉल वाला यहाँ पे डोमिनेंट था। फ्लावर की पोजीशन, सबसे पहले स्टेम की हाइट हो गई, तो ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। फ्लावर की पोजीशन हो गई, उसके अलावा फ्लावर का कलर हो गया, पॉड की शेप हो गई, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है, पॉड का कलर हो गया ग्रीन है या फिर येलो है, सीड शेप राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया, सीड कलर येलो हो गया या फिर ग्रीन हो गया। अब ये स्टेम की हाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले थे जिन पे एक्सपेरिमेंट जो थे वो किए गए। इसी में से इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेना स्टार्ट कर दिया, यहीं से इन्होंने कैरेक्टर्स को लेना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, सबसे पहला जो था वो था इनका क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मोनो मतलब क्या होता है? हाइब्रिड, यानी कि क्रॉसिंग कराना, ठीक है। देखो, कुछ होते हैं कैरेक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं फिनोटाइप्स, और कुछ होते हैं जीनोटाइप्स। क्या आप इनमें डिफरेंस जानते हैं? क्या आप लोग इसमें डिफरेंस जानते हैं? फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स में क्या होता है? सुनिए, फिनोटाइप्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपीयर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अपीयर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक प्लांट है, वो काफी टॉल है, आपके आसपास कोई प्लांट है, वो एक टॉल प्लांट है, तो आपको टॉलनेस क्या हो रही है इसकी? जो इसकी टॉलनेस है, ये आपको अपीयर हो रही है। आप लोग इसकी टॉलनेस को देख पा रहे हैं, तो हम इसको इसके कौन सा कैरेक्टर बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। लेकिन इस फिनोटाइप के पीछे, इस टॉलनेस के पीछे जीन्स कौन सी रेस्पॉन्सिबल हैं, या कितनी जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम बोलेंगे उसका जीनोटाइप। यानी कि जीनो आ रहा है ना, देखो नाम से देखो, जीनो यानी कि जीन्स, तो वो हम जीन्स पे देखेंगे, डिपेंड करेगा। हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सर पर हाइट पूरी तरह से जीन्स पे नहीं डिपेंड करती ना। देखो, हॉर्मोन्स पे तो होती है ना। नहीं सर, कहते हैं हाइट हम्म, बढ़ सकती है सर, वो खान दूध पीने से। सर ये क्यों कहते हैं सर? जब बेटा, आप कब तक बढ़ाएगा? एक 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 ग्रोथ, हमारे पास ऐसे टिश्यूज नहीं है जो ये लगातार सर ग्रोथ सर करते रहे। टाइम वाला, सर टाइम वाला तो पता है सर, टाइम हाँ, लिमिट। पर सर हाइट भी तो उतनी ही रहती है सर, फिर क्यों कितनी? कहते रहते हैं दूध पीते रहो, हाइट नहीं, बढ़नी चाहिए? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हाइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स पता है कौन से? आपकी डाइट और आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके सर। ये बिल्कुल 110% नहीं कहूंगा मैं कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम रहेगी, ये तो चांसेस हैं पूरे। लेकिन अगर उसको सही पालन पोषण मिले, अगर वो अच्छी खेलकूद रखे, तो वो अपने पेरेंट्स से बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल दूं। आपने सचिन तेंदुलकर को तो देखा होगा सभी ने, यस सर। नाम तो सुना होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नहीं देखा। उनकी यस हाइट सर। बहुत ज्यादा नहीं है यस ना? सर। आपने कभी उनके बेटे को देखा है किसी ने? यस सर, अर्जुन तेंदुलकर। करेक्ट, उनसे देखा है आपने कितने बड़े हैं, उनकी हाइट कितनी लंबी है उनसे? तो अगर हम यहाँ पे यस ये सर, वो वाला लंबा। कॉन्सेप्ट लगाते कि भाई पेरेंट्स की हाइट तो कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा उस केस में तो नहीं है। तो यानी कि वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स ने कुछ अपना रोल प्ले किया है, जैसे कि एक अच्छी डाइट मिली होगी, जैसे कि एक अच्छा एक्सरसाइज उन्होंने की है, बॉडी का ध्यान रखा है। तो ग्रोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ग्रोथ तो दोनों तरीके से हो रही है ना, एक्सटर्नल भी हो रहा है, इंटरनल भी हो रही है। टॉलनेस को हम एक तरीके से ग्रोथ में भी ले सकते हैं, ग्रोथ में लेंगे, और ग्रोथ तो सेल के बॉडी के अंदर भी हो रही है, बॉडी के बाहर भी देखने को हमें फिर वो मिल रही सर है। सर हाँ, अगर उनके सचिन तेंदुलकर के पापा मम्मी लंबे रहे हो सर, वो भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वही पॉइंट मैं ऐड करने वाला था यहाँ पे।
क्योंकि पेरेंट के साथ साथ आपके जो 25 कैरेक्टर्स होते हैं ना परसेंटेज, वो दादा दादी और नाना नानी से भी आते हैं। ठीक है, वो अभी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते, मैं तब आपको वहां पे बताऊंगा डिटेल में। तो वो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि पेरेंटल और उसके अलावा जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहां से कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, कितने परसेंट आते हैं, तो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो। तो ये फिनोटाइप्स वो अपीयर हो रहा है, जीनोटाइप जो है जिसके पीछे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर एक होता है F1 जनरेशन, जिसे हम फीलियल 1 जनरेशन का नाम भी देते हैं। फीलियल समझते हो, जैसे कि वंश, ठीक है, उसको बोलते हैं। अगर पहली जनरेशन है तो F1, और अगर दूसरी जनरेशन है तो फीलियल 2 का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी जनरेशन। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन, ये हमें इनके एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिली। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मेंडल साहब ने क्रॉस कराया सबसे पहले। इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया 2 पी प्लांट के बीच में। इन्होंने यहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मोनो मीन्स होता है सिंगल। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑप्ट किया। ठीक है जी, सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने चूज किया। क्या लिया इन्होंने सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए पेरेंट्स जो थे, इन्होंने पेरेंट्स लिए, और पेरेंट्स में इन्होंने क्या क्या लिया, इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, और वो था हाइट का कैरेक्टर। तो हाइट कैसी कैसी थी, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर था जो था टॉल, और दूसरा जो कैरेक्टर था वो कौन सा था, अरे ड्वार्फ था, नहीं था, यही तो थे दोनों, है ना, जिसको आपने शॉर्ट बोला। अब इन्होंने क्या बना लिए, इनके एलिलिक पेयर बना लिए। बच्चों एलिलिक पेयर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एलिल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं ना, एलिल्स, ये एलिल्स है। जैसे कि मैंने बोला कि एक प्लांट है मेरे पास टॉल, तो इसको जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से करूंगा, कैपिटल टी से प्योर प्लांट, इन्होंने प्योर प्लांट लिया पहले, तो ये एक तरीके से एलिल हो गई। और जब ये पेयर में प्रेजेंट है तो ये जीन्स हम बोलते हैं, या फैक्टर्स जिसको इन्होंने नाम दिया था। तो इन्होंने इसके क्या किए, एलिलिक पेयर्स बना दिए। जब प्योर प्लांट यहाँ पे लिया गया, पेरेंट्स में क्या लिया, यहाँ पे इन्होंने इसके एलिलिक पेयर्स बना लिए, प्योर कैरेक्टर्स लिए इन्होंने, और प्योर कैरेक्टर्स के एलिलिक पेयर बनाए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो इन्होंने टॉल को रिप्रेजेंट करवाया कैपिटल टी के साथ, और जो ड्वार्फ था उसको रिप्रेजेंट कराया स्मॉल टी के साथ। दीज आर कॉल्ड एलिलिक पेयर्स, इन्हें हम एलिलिक पेयर्स का नाम देते हैं। किसके एलिलिक पेयर्स हैं ये, दीज आर द एलिलिक पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है जी, जीन्स के एलिलिक पेयर्स हो गए। अब क्या हुआ, यहां से इनमें क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के लिए गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो गैमेट्स यहाँ पे निकलेंगे इन दोनों में से, तो इस वाले का, इनमें से जो गैमेट्स निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, कैपिटल टी, और दूसरा इसमें से कौन, नहीं ये वाला भी तो कैपिटल टी है ना, प्योर है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर गैमेट्स लिए इन्होंने। और इस वाले में से इसी तरीके से स्मॉल टी और कौन, और स्मॉल टी निकल जाएंगे, ये हमारे गैमेट्स आ गए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो हमें जनरेशन देखने को मिलेगी, इनका जो रिजल्ट आएगा वो यही तो आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का यही आएगा। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने बोला था कि ये वाला जो है, एक जो है ये डोमिनेंट रहता है, यानी बड़ा वाला जो है वो डोमिनेंट रहेगा। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर ये डोमिनेंट है तो इसके कैरेक्टर्स तो हाइड हो गए, ड्वार्फ वाले के तो हाइड हो गए। अगर ये डोमिनेंट है, कैपिटल टी अगर डोमिनेंट है, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि डोमिनेंट ट्रेट अलग है, रेसेसिव ट्रेट अलग है। डोमिनेंट ट्रेट वो है जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और रेसेसिव ट्रेट वो है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं हाइड हो गया। 2 वर्ड्स हम लोगों ने अभी पीछे टेबल में डिस्कस किए थे, एक जो था डोमिनेंट वर्ड, अगर आप लोगों को याद हो। दूसरा जो था वो हमने पढ़ा था वहां पे कौन सा, रिसेसिव। तो रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट में क्या डिफरेंस है, डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो बाहर निकल के आ रहा है, डोमिनेट कर देता है दूसरे को, करेक्ट। और जो रिसेसिव है यानी कि वो इसकी वजह से दबाया गया, दब गया, वो इसकी वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और शुरुआत में हम लोगों ने ये बात की थी कि जीन का सिर्फ ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, जीन का
एक्सप्रेस करना जरूरी है। एक्सप्रेस करना। तो यानी कि अगर मैं इस कैरेक्टर को देखूं तो भाई ये वाली जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इसका साथी चाहिए ही चाहिए होगा। तो ऐसे में जो ये पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस कराया था, इनसे बनी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन जो आई थी वो पूरी की पूरी आई थी टॉल। अब मेंडल जो थे वो हैरान परेशान हो गए। हैरान परेशान इसलिए हो गए कि यार ये तो टॉल आई, ऑल जनरेशन जो है या कंप्लीट जो जनरेशन आई है यहाँ पे वो कैसी आई है, टॉल आई है। अब चाहे इसको भी आप करा लो, ये भी तो टॉल ही आएगी, यस ये भी सर। टॉल ही बोलेंगे हम इसको। अब मेंडल परेशान हो गए, वो कह रहे यार ये जो ड्वार्फ वाले जो कैरेक्टर्स थे, ये जो प्योर ड्वार्फ वाले थे, ये कहाँ चले गए, ये तो कहीं हाइड हो गए। अब इन्होंने कहा कि यार देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। अब इनका जो मटर का पौधा था उसकी अपनी एक बढ़िया क्वालिटी थी, जो कि इनका सिलेक्शन का एक मेजर कॉज भी था। इन्होंने जो उसको सेलेक्ट करने का जो पीछे रीजन था वो ये भी था क्योंकि उसके पास एक सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस थी, है ना। उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, खुद को दोबारा से क्रॉस कर सकता है। तो इन्होंने करा भी यही, इन्होंने उठा लिया उनको, इन्होंने क्या किया, इनका क्रॉस करा दिया भाई साहब। और जब इन्होंने इनका क्रॉस कराया तो इन्होंने इसके सबसे पहले तो इनको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, किसमें, F1 जनरेशन में। तो जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराया तो पहले इसमें से गैमेट्स निकाले गए। इसमें से जो गैमेट निकलेगा हमें कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ये निकला कैपिटल टी, ये निकला स्मॉल टी। अब इन्होंने कहा कि यार ये कैसे बात बनी कि देखें जरा कि F2 जनरेशन में मुझे देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब इन्होंने F2 जनरेशन देखा तो आप या तो इसकी ऐसे भी क्रॉस करा सकते हैं या फिर आप इसका एक पनेट स्क्वायर बना सकते हैं गैमेट्स का, या तो आप इसको ऐसे क्रॉस करा सकते हैं इसका इसके साथ। तो इन्होंने देखा कि ये तो आया कैपिटल टी, फिर इस वाले का इसके साथ कराया, इस वाले का इसके साथ कराया तो ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले का इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये आया, स्मॉल टी। नहीं बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके सर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इस वाले का और इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मेंडल को ये बात समझ आई, कह रहे अच्छा इसका मतलब कि ये जो मेरे जो ड्वार्फ वाले कैरेक्टर्स थे, ये जो मेरे ड्वार्फ वाले या फिर जो शॉर्ट वाले जो कैरेक्टर्स थे, जो ट्रेट थे, वो F1 जनरेशन में तो कहीं हाइड हो गए थे, यानी मरे नहीं वो कहीं भी, वो कहीं ना कहीं हाइड हो गए। तो मेंडल ने ये देखा कि इनका एक अलग तरीके से फिनोटाइप निकला। मेंडल ने कहा कि भाई इनका तो एक अलग तरीके से फिनोटाइपिक रेशियो निकला। ठीक है, इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकला कि एक तो जा कैपिटल टी प्योर को शो कर रहा है और ये स्मॉल टी भी प्योर को शो कर रहा है। तो अगर इन्होंने इसमें देखा कि भाई मेरे तो अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस को, ये दोनों भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस को, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ड्वार्फनेस को। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 3 तो टॉल आ गए और एक जो है मेरे पास वो डॉर्फ आ गया। ठीक है, ऐसा इनका मानना था कि 3 मेरे पास टॉल आ गए और एक मेरे पास जो है वो कैसा आ गया, ड्वार्फ आ गया। अब इन्होंने ये देखा ध्यान से कि अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, अगर जो मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं तो जीनोटाइपिक रेशियो मेरे को क्या मिलेगा, जीनोटाइपिक रेशियो मेरे को मिलेगा इसका कि एक तो मेरे पास प्योर टॉल है, एक मेरे पास प्योर टॉल है, 2 मेरे पास एक जैसे हैं और एक मेरे पास प्योर डॉर्फ है। तो यानी कि इस वाली जनरेशन का जो मेरे पास जीनोटाइपिक रेशियो आया है वो क्या आया है, 1:2:1 और जो फिनोटाइपिक रेशियो आया है वो क्या आया, 3:1। तो इससे ये प्रूफ हुआ, इससे ये पता लगा कि जितने भी हमारे जो इनके मेंडल साहब के जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स थे वो मरे नहीं कहीं। अब इन्होंने इसी से बोला, इन्होंने इससे ये कहा कि भाई जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों ही जो हैं ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। ठीक है, सॉरी ये वाले ऊपर वाले जो हैं ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये बोला कि ये जो हैं ये डोमिनेंट ट्रेट्स निकल के आते हैं और ये वाले जो हैं ये कैसे हैं, ये
रेसेसिव है। ठीक है, ये रेसेसिव ट्रेट्स हैं। ठीक है जी, या प्योर होमोजाइगस कंडीशन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्योर होमोजाइगस कंडीशन। इसे हम प्योर होमोजाइगस कंडीशन का भी नाम देते हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो ये निकल के आया था इनका क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को नाम दिया गया कि यहां पे वन जो है वो डोमिनेंट है, वन डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। रिसेसिव। इससे हमें ये पता लगा। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया किसका? हेट्रोजाइगस का। किसका नाम दिया गया? हेट्रोजाइगस का। हेट्रो का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने इस मोनो कंडीशन को रिप्रेजेंट किया, इस हेट्रो कंडीशन को, इस होमो कंडीशन को, मोनो कंडीशन को रिप्रेजेंट किया। और इसी से फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो मिला और एक जेनेटिक मेकअप जो था वो तैयार हुआ। तो जेनेटिक मेकअप यहाँ पे क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बात समझे? यस सर। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन क्या निकली? इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन क्या निकली? कि जितने भी जो F1 जनरेशन वाले प्रोजेनी थे वो सारे कैसे थे? टॉल थे। कोई भी मीडियम हाइट का देखने को मिला F1 में? नो सर। कोई भी हाफ वे कैरेक्टर्स नहीं है। नो मीडियम हाइट प्लांट इन F1 जनरेशन। F2 प्रोजेनी जो है हमारी, जो निकल के आई है यहाँ पे, इस F2 प्रोजेनी में जो हमारा जो रेशियो निकला, क्या निकला? 75-25। यही तो निकला। यस सर। अरे 75-25 ही तो आ गया। 75% टॉल और 25% ड्वार्फ हो गए। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया? 1:2:1। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों ही कैसे हैं हमारे? ये टॉल प्लांट हैं। ये कंक्लूजन हो गया। और जो स्मॉल टी है ये हमारे ड्वार्फ प्लांट है। ये भी कंक्लूजन हो गया, शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, उसके अलावा ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में ये जो सिंगल कैपिटल टी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सिंगल कॉपी जो है कैपिटल टी की, एक सिंगल कॉपी जो है कैपिटल टी की, वो इनफ है प्लांट को टॉल बनाने के लिए। जबकि जो दोनों कॉपीज हैं वो जरूरी है ड्वार्फ बनाने के लिए। अगर रेसेसिव को खुद को एक्सप्रेस करना है, ध्यान से सुनना, अगर रेसेसिव को खुद को एक्सप्रेस करना है तो उसका पार्टनर होना बहुत जरूरी है। अकेला रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस दब के रह जाएगा। नहीं करेगा, दब के रह जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, समझे ये बात? तो इसलिए Yes, sir. जो कैरेक्टर या ट्रेट है कैपिटल टी वाला, उसे डोमिनेंट का नाम दिया गया। ये बात समझ आई? ये बात Yes. समझ आई? क्यों Yes. किया गया डोमिनेंट? बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये खुद को एक्सप्रेस कर पाया है, इसलिए इसको डोमिनेंट का नाम दिया। रेसेसिव को रेसेसिव क्यों कहा गया? स्मॉल टी को रेसेसिव क्यों कहा गया? एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बिकॉज इट रिमेन सप्रेस्ड। या यस सर। खुद को एक्सप्रेस सर नहीं कर उसे पाया। साथी चाहिए, जब साथी मिल जाता है तो वो एक्सप्रेस कर पाता है। बिल्कुल। तो बोलो, ये बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चा लोग? ओके सर। Thank you, sir. चलिए, तो आप लोग इसको यहां तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है जी? थैंक यू सर। बाय All सर। right. Thank you, sir. Thank you, sir. All the Bye, bye. All the best. Bye bye. Take care. बाय सर। गुड इवनिंग Bye सर। bye. Bye bye. Good evening, beta. Bye bye. बाय एवरीवन।